वंस अगेन वेलकम बैक टू जैन। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार है। चलिए आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन का, ठीक है ना। कहते हैं कि इंटीग्रेशन का अगर डिफिनिट इंटीग्रेशन में ये चीजें आ गई तो आपका जो है भविष्य भी सुधर सकता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक में आज डिस्कस करने वाला हूं ये आपका कंपटीशन हो चाहे बोर्ड हो, सब में क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हैं हम लोग क्या स्टार्ट। कैसे एक एक प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। क्या है सम प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफिनिट इंटीग्रल। ये समझो कि कहने का मतलब है कि एक इसको हम ना ये कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना ना इंटीग्रेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो हम लोग क्या करते हैं एक एक प्रॉपर्टी को पहले पढ़ते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी जो होगा P1 अगर हम लोग बोले तो P1 मतलब है प्रॉपर्टी नंबर पहला। हमने आपको बताया था कि अगर a टू b है फंक्शन ऑफ x dx है ना, तो यहां पर देखो कि ये लोअर लिमिट अपर लिमिट इसको इंटीग्रेंड हो गया। इस पूरे फिनोमेना को हम लोग बोलते थे इंटीग्रेशन। और मैंने आपको बताया था कि ये कोई कर्व होगा, उस कर्व के a से लेकर के b के बीच का जो बाउंडेड एरिया होगा वही इसमें क्या करता है निकलता है। मतलब क्या हुआ अब ध्यान समझिएगा। अब ये मतलब हुआ कि इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मतलब क्या a टू b फंक्शन ऑफ t dt। ओके अब मैंने क्या किया कि जो x था उस x फंक्शन में मैंने किस में चेंज कर दिया t में चेंज कर दिया। किस में चेंज कर दिया t में चेंज कर दिया और t के रिस्पेक्ट में ही इसको क्या कर दिया इंटीग्रेट कर दिया। मतलब कि अगर इसमें सेम वेरिएबल को अगर दूसरे किसी पार्टिकुलर वेरिएबल में हम लोग चेंज कर देंगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने। बस केवल आपको इतना ध्यान देना है कि जो भी इंटीग्रेशन होगा उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो पहले नंबर प्रॉपर्टी यही है आपका, ठीक है ना। अब दूसरी नंबर प्रॉपर्टी समझो। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में क्या है। अब बेसिकली आपको समझो कि इस वाले फिनोमेना को हम लोग क्या लिखते थे, याद आ रहा है आपको? याद आ रहा है क्या लिखते थे? अगर a टू b फंक्शन ऑफ x dx था तो हम लोग लिखते थे क्या, देखिएगा यहां पर जब इसको इंटीग्रेट करते थे तो मिलता था मान लो कि f ऐसा कुछ मिल गया fx प्लस से मिल गया। याद आ रहा है? a टू b लिखते थे तो हम लोग यहां पर जब देखेंगे तो यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो फंक्शन आप क्या हो जाएगा b हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा फंक्शन आप क्या मिल जाएगा a मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा फंक्शन ऑफ a। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम लिमिट को चेंज कर दें, मतलब अपर लिमिट को लोअर लिमिट को अपर कर देंगे तो हमको ये देखने को मिल जाएगा कि अगर a टू b फंक्शन ऑफ x dx है, ओके, तो ये माइनस हो जाएगा क्या a, यहां पे देखो ध्यान से। अब लिमिट चेंज करेंगे b टू a फंक्शन ऑफ x dx। अब मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर हम फंक्शन ऑफ a को बाहर ले लेते हैं, मतलब माइनस कॉमन कर लें, तो माइनस कॉमन करेंगे तो क्या मिल जाएगा यहां से फंक्शन ऑफ a माइनस फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा b हो जाएगा। क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ a माइनस क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अपर लिमिट पहले हो गया, लोअर लिमिट क्या हो गया बाद में हो गया। तो आपको ये समझ में आ गया प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, आपको समझ में आ गया। ये आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी क्या होता है कि माइनस यहां लगा होता है प्लस इधर होता है, तो लोअर लिमिट में ये माना जाता है कि जो लोअर लिमिट होती है उसकी वैल्यू थोड़ा कम होती है तो ज्यादा सुटेबल आपको फील होगा, उसको आप आराम से क्या करोगे सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड देखो, आपको ये दो समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहला में था कि उसके वेरिएबल को चेंज करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड वाले में था क्या कि वेरिएबल सेम है लेकिन लिमिट को मैंने क्या कर दिया चेंज कर दिया। बात समझ में आ गया। तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड जो होगा वो आपको ये समझना है, आप समझिएगा ध्यान से। जो तीसरी प्रॉपर्टी कहने का मतलब है कि a टू b हो गया फंक्शन ऑफ x dx हो गया ना, फंक्शन ऑफ x dx हो गया। अब यहां पे समझना है कि जो फंक्शन होगा अगर ये फंक्शन जो है किसी इंटरवल पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसका कहने का मतलब क्या हो गया। जैसे अब मैं बात करता हूं एक छोटा सा, जैसे मैं कोई ग्राफ बना दिया, ये ग्राफ मैं कुछ ऐसा बना दिया, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूं, अब आगे मैं देखो ध्यान से, अब आपको मैं ऐसा ग्राफ बना दिया, ये आपका कुछ कहीं ना कहीं आपको कास्ट का ग्राफ दिख रहा है। अब जैसे मैं बोलूं, ध्यान समझो, अब मैं बोलूं कि ये बताओ यहां से लेकर के यहां तक के एरिया को बताना है आपको, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि इस पॉइंट का लोअर लिमिट a हो गया, अपर लिमिट कितना हो गया b हो गया। अब यहां से यहां तक घिरे हुए एरिया में a वाला एरिया आपका नहीं आएगा, नीचे वाला एरिया नहीं है, a वाला आ रहा है, a वाला आ रहा है। मतलब बेसिकली आप समझ रहे कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि यहां से लेकर के यहां तक एग्जिस्ट पॉइंट करेगा कि नहीं करेगा। मान लेते हैं सी पॉइंट हो गया।
अब इंटीग्रेशन दिया था कि ए से लेकर बी तक, लेकिन क्या हो रहा है कि ए से लेकर के सी के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, फिर सी से लेकर कहां तक, ए वाला पोर्शन क्या कर रहा है, बी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब सी से लेकर के बी तक। अब इसका मतलब क्या हो गया, अब इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन अगर ए टू बी निकालेंगे तो इसका मतलब है कि ए और ए, इसका मतलब है कि इसके सामने के पूरे पार्टिकुलर एरिया की बात करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? तो इसका मतलब ये हो गया कि जब इस तरीके से फंक्शन दिया होगा तो उसे जो पॉइंट पे एग्जिस्ट कर ले, मान लो कि ए से लेकर के सी तक निकाला तो ए से सी लिख लेंगे, फंक्शन आप क्या हो जाएगा, एक्स dx हो जाएगा, प्लस अब कहां से सी से लेकर के कहां तक है, बी तक है, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। इसका मतलब प्रॉपर्टी नंबर 3 में ये बताया गया है कि जब कभी किसी फंक्शन का हम लोग क्या निकालेंगे, डिफरेंट इंटीग्रल निकालेंगे, मतलब एरिया निकालेंगे, इसका मतलब है कि अपर और लिमिट, अपर और लोअर के बीच में अगर कोई दूसरा पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है या उसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट एग्जिस्ट, जैसे समझो ए से लेकर के सी पॉइंट ए तो एग्जिस्ट कर रहा है, यहां से लेकर यहां तक एग्जिस्ट कर रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि ए से लेकर के बी डायरेक्ट निकालेंगे तो ये वाला पोर्शन भी क्या होगा, उसका एक्स्ट्रा पोर्शन आ जाएगा, तो वो पॉइंट आपका निकल नहीं पाएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि तीसरे पॉइंट को डाल करके उस पर चेक कर लेंगे कि क्या उस पर उसकी वैल्यू कंसिस्ट कर रही है, नहीं कर रही। अगर उसकी वैल्यू कंसिस्ट कर रही है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक इंटरवल बना करके सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आ गया ना? तो ये जो सी पॉइंट होगा, ये जो सी पॉइंट होगा, ये सी पॉइंट ये बताएगा कि इस फंक्शन का वो पॉइंट है जहां पे वो फंक्शन क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। बात समझ में आ गया? अब चलो अगला प्रॉपर्टी चलते, प्रॉपर्टी नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 पे, प्रॉपर्टी नंबर 4 कहते हैं ना, बड़ा इंपॉर्टेंट भाई। मैं तो इसको आप समझ लो कि इसको एक तरीके से कह सकते हो कि प्रॉपर्टी नंबर 4 अगर मैं कहूं कि 0 से लेकर के a है, ऐसे समझो ध्यान से, इसको मैं पूरा अच्छे से बताता हूं। a से लेकर के b है, फंक्शन ऑफ x dx है ना। तो ये प्रॉपर्टी ये कहता है कि अपर और लोअर लिमिट का सम जो है करके इस फंक्शन के माइनस कर देंगे तब भी बराबर होगा। मतलब क्या हो गया, a टू b फंक्शन ऑफ a प्लस b माइनस x कितना, dx हो गया। बात समझ में आ गया? इसी को हम लोग आप समझो कि ये किंग फार्मूला है, ठीक है ना, ये किंग फार्मूला है। ये किंग फार्मूला कहने का मतलब ये हो गया कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इंटीग्रेशन का ये हर्ट ही समझो इसको। अब बेसिकली ये पे आप समझो, जैसे कि ये कहा है 0 से लेकर के a फंक्शन ऑफ x dx हो गया, ठीक है ना। 0 से लेकर के a तक फंक्शन ऑफ x dx हो गया। तो इसमें भी क्या करेंगे, देखिएगा 0 से लेकर के a कर लेंगे, फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, a माइनस x dx हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपर एंड लोअर लिमिट का सम माइनस x में कर देंगे तो 0 प्लस a हो जाएगा, a माइनस x हो जाएगा। बात समझ आ गया? प्रॉपर्टी नंबर 4 कहने का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट, जितना इसके बारे में मैं बताऊं आपको उतना ही कम है। समझ में आ गया? अब हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होगा। अब देखो ध्यान से, प्रॉपर्टी नंबर 4 तो हो गया, एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। अब ध्यान समझो कि अगर हमारे पास a टू a मतलब अपर एंड लोअर लिमिट आर सेम, देन फंक्शन ऑफ fx dx है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगी, 0 आएगी। बात समझ में आ गया ना? अगर अपर एंड लोअर लिमिट का जो लिमिट पॉइंट है अगर सेम होगा, फंक्शन ऑफ fx dx इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। बात समझ में आ गया ना? चलो अब हम अगला देखते हैं। इसमें आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि अगर सेम लिमिट होगा तो उनमें माइनस करोगे, आपस में कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 बात करने से पहले हम लोग देखते हैं कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। तो इवन फंक्शन की बात कर लेते हैं। इवन फंक्शन सपोज करते हैं कि y इक्वल टू अगर फंक्शन ऑफ fx दे रखा है, x की जगह माइनस x को रिप्लेस करते हैं तो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ माइनस x बराबर माइनस क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ fx हो जाता है। अगर ऐसा हो जाता है तो फंक्शन क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। अगर इसी के जगह अगर प्लस हो जाता है तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन बोलेंगे। इट मींस दैट कि दूसरा जो हम लोग देखेंगे वो ऑड फंक्शन है। क्या है, ऑड फंक्शन है। बात समझ में आ गया ना? y इक्वल टू फंक्शन ऑफ fx में अगर x इक्वल टू माइनस एक्स रखेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस फंक्शन ऑफ fx मिल गया। मतलब जो पूरी फंक्शन की जो वैल्यू है वो निगेटिव मिलना शुरू हो जाएगी। ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। फंक्शन इवन फंक्शन में क्या था कि जो फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स को रिप्लेस करोगे वो सेम आपको फंक्शन ही मिल जाए। और इसमें क्या होगा, अगर x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करोगे तो आपको निगेटिव फंक्शन मिलेगा। ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो अगली जो प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए ये तो आपका हो ही गया होगा, ठीक है। अगला अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 7 की बात कर लेते हैं, ध्यान समझिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 7 की बात करते हैं तो अच्छे समझिएगा कि यहां पर हो जाएगा प्रॉपर्टी नंबर 7 की बात कर लेते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ
माइनस ए टू ए क्या फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो इसमें दो बातें हैं, दोनों बातें आप ध्यान समझिएगा, पहली बात और दूसरी बात। एक तो हो गया ऑड फंक्शन की बात और दूसरा क्या हो जाएगा इवन फंक्शन की बात। मतलब कि अगर x बराबर माइनस एक्स रख करके चेक कर लेते हो तो अगर ये ऑड फंक्शन आ गया तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीरो। दूसरा तरीका क्या है, ध्यान समझिएगा, एक एक बात इसमें मैं बताऊंगा आपको। अगर यहां पर हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, ये हो जाएगा अगर यहां पर माइनस ए टू ए है, फंक्शन ऑफ कितना हो जाए, देखो ध्यान से, अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो a माइनस ए हो जाएगा, माइनस एक्स डी एक्स होगा, यही होगा कि नहीं होगा। तो माइनस ए और ए आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि माइनस ए टू ए फंक्शन ऑफ माइनस एक्स और डी एक्स मिल गया। अब ये डिपेंड कर जाएगा कि फंक्शन कैसा है, इवन है कि ऑड है। अब यहां पर अगर हमको ये डायरेक्ट मिल जाए, क्या केवल फंक्शन ऑफ एफ एक्स मिले, क्या मिल जाए, केवल फंक्शन ऑफ एफ एक्स मिल जाएगा, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन बोलेंगे। अगर यहीं पर क्या मिल जाए कि फंक्शन ऑफ माइनस एक्स बराबर मिल जाए फंक्शन ऑफ माइनस एफ एक्स, ठीक है ना, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। अब इनका ऑड होना और इवन होना आपको चेक करने का आ गया होगा ना। अगर ये इवन और ऑड होगा तो इनकी वैल्यू क्या होगी, समझ गए। अब देखो, अगर ये पूरा फंक्शन इवन फंक्शन बनाता है चेक करने के बाद, तो हम लोग बोलेंगे 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। बात समझ में आ गया, समझ गए। एक कब होगा, जब इवन होगा, क्या होगा, इवन होगा, समझ गए, जब इवन फंक्शन होगा। एंड सेकेंड इज गिवन दैट कि 0 हो जाएगा, क्या, जब फंक्शन क्या होगा, ऑड होगा। ऑड होने पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है, अगर इवन और ऑड आपको चेक करने आ गया तो बहुत से क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी लगा कर क्या करेंगे, सब सॉल्व करेंगे तो आपको 0 देखने को, मैक्सिमम टाइम आपको 0 या तो इवन फंक्शन है 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए फंक्शन ऑफ एफ। फिर इसके में क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइप प्रॉपर्टी नंबर 4 को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं, सवाल को बहुत इजी बना लेते हैं। समझ में आ गया, नहीं आ गया। तो बेसिकली आपका बस इतनी ही प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी और है, एक प्रॉपर्टी में है कि अगर आपका अपर लिमिट जो है 2 टाइम्स है तो 2 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हाफ कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि एक प्रॉपर्टी देखिएगा, प्रॉपर्टी एक और है मेरे 0 टू अगर 2 टाइम्स ऑफ ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें आप जो है डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हैं, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या हो गया, बेसिकली इसका समझिएगा। अब यहाँ पर 2 टाइम्स था तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, मतलब इसके लिमिट में क्या किया, उतने का डिवाइड कर दिया। मतलब ये हो गया कि अगर कि उसमें यहाँ पर उतने का मल्टीप्लाई करिएगा तो लिमिट पॉइंट में उतने का क्या करिएगा, डिवाइड करिएगा। सपोज करिए कि यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो 1/2 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आ गया आपको। तो ये लिमिट जो होगा ये आसानी से चेंजेबल रूल होता है कि लिमिट को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। 0 से लेकर के 2 टाइम्स, देखो यहाँ पर 2 बार था, 2 का यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करवा ले बाहर, तो लिमिट में क्या किया, इसका मतलब है कि 2 से डिवाइड किया तभी ना यहाँ सिंगल ए आया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक एक छोटे छोटे सवाल को देख लेते हैं। अगर 1-2 सवाल को देखेंगे तो आपको क्या होगा, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, चलो इसमें भी आप ध्यान समझिएगा। अब ये वाला जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया ना, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से, अगर इसमें 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a हो जाएगा फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, तो ये डिपेंड कर जाएगा 2 बातों पे, ठीक है ना। एक तो ऑड पे डिपेंड करेगा, दूसरा डिपेंड करेगा इवन पे। ऑड मतलब आपको समझ में ही आ गया, अगर ऑड हो गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर इवन हो गया तो 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, 0 टू a फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। समझ में आ गया, क्या हो जाएगा, 0 टू a फंक्शन ऑफ एफ एक्स और डी एक्स हो जाएगा। इसी की एक प्रॉपर्टी और है, एक प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान समझिएगा। अगर 0 टू 2 टाइम्स ऑफ a फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स है ना, तो इसे हम लोग इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, 0 से लेकर के a फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस क्या, 0 से लेकर के a फंक्शन ऑफ कितना था, 2 था, 2a माइनस एक्स क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना। इसका मतलब ये हो गया कि यहां से आपको ये देखने को मिल गया होगा कि 0 टू 2a फंक्शन ऑफ एफ एक्स dx इक्वल टू 0 टू a फंक्शन ऑफ एफ एक्स dx और 0 टू a फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स dx, जो यहां पर लिमिट पॉइंट था उसी को क्या कर लेंगे, हम लोग अप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है ना, तो आपका ये पूरा थियरी क्या हो गया, फिनिश हो गया। इसमें भी अगर आप देखिए, अब देखिए इवन और ऑड का खेल जो है ना, वो आपके दिमाग के ऊपर है कि आप कहां यूज कर सकते हैं। इस वाले में भी यूज कर सकते हैं, इसमें भी आपको मैंने बता दिया। इसका मतलब इसके पहले की प्रॉपर्टी थी उसमें भी मैंने आपको बता दिया। तो पूरी प्रॉपर्टी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है, ठीक है। बहुत आराम से, आसानी से, आपको बहुत परेशान नहीं होना, एकदम बिल्कुल आराम से देखिएगा इसको, फिर आराम से समझिए। फिर चलिए हम लोग क्या करते हैं, 1-2 क्वेश्चन लगाते हैं, जिससे हमारी कुछ प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लियर हो जाती है ना, कि कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग कहाँ यूज करना है। तो ये सब प्रॉपर्टी आपके दे रखे हैं। अब बेसिकली आपको क्वेश्चन को लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है। आपको देखिएगा कुछ फंक्शन ऐसे हैं जैसे कि मॉडुलस फंक्शन हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया, इनके आपके जो इंटीग्रेशन होगा मैं आपको बहुत जल्दी ही इनका बता दूंगा आपको, बिल्कुल। बहुत छोटा सा क्वेश्चन देता हूं मैं, बहुत ही सिंपल, जो कि एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि 0 से लेकर के π/2, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है कि साइन एक्स अपॉन में कितना है, साइन एक्स प्लस कितना है, कास एक्स है ना, और यहाँ पर लिखा है dx। अब मैंने आपको बताया है कि इसमें देखिए क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या था कि यहाँ पर था कि 0 to a था, 0 to कितना a था कि फंक्शन ऑफ x dx बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, देखो ध्यान से, इसमें हम लोग लगाते थे कि 0 to a ही रहेगा, फंक्शन ऑफ a माइनस क्या हो जाएगा, x dx हो जाएगा, फंक्शन ऑफ a माइनस क्या हो जाएगा, x dx। अब बेसिकली आपको ये समझना है, अब कैसे समझेंगे इसमें कि कैसे हम प्रॉपर्टी नंबर 4 को यूज करें। अब देखो ध्यान से कि अगर साइन कास में चेंज हो रहा है, कास किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, तो इसका वर्किंग रूल समझना, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि i के बराबर हो गया ना, फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे कि बाई p4। आपको जरूरी नहीं कि आपको याद हो, आप यहाँ पर प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने वहां लिखा ना, बाई दिस प्रॉपर्टी, ऐसे लिख सकते हो। अगर मैं अभी भी बताया तो प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करके देखो, आप हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन π/2 माइनस क्या हो जाएगा, x अपॉन में कितना हो जाएगा, साइन π/2 माइनस x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, cos π/2 माइनस x हो जाएगा, ठीक है ना, dx हो जाएगा। अब बेसिकली साइन को हम लोग जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos में हो जाएगा, ये भी i के बराबर हो जाएगा ना। अब इसको क्वेश्चन नंबर इसको यहाँ पहला मान लीजिएगा। अब देखिएगा i इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4, यहाँ कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा, देखिएगा ये हो जाएगा, एक cos हो जाएगा, साइन, तो साइन को मैं पहले लिख लेता हूँ, साइन और इंटू कितना हो जाएगा, cos x dx हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर दूसरा मान लेंगे। अब इक्वेशन नंबर पहला और इक्वेशन नंबर दूसरे को आपस में जोड़ लेंगे, i प्लस i कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 कितना हो जाएगा, देखिएगा साइन x, ये हो जाएगा साइन x अपॉन में कितना हो जाएगा, साइन x प्लस cos x हो जाएगा, ठीक है, dx प्लस, अब देखिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 to π/2 कितना हो जाएगा, cos x अपॉन में साइन x प्लस cos x हो जाएगा, ठीक है ना, dx हो जाएगा। अब मुझे आप बताओ, ये तो सेम दिख रहा है ना, सेम लिमिट है, सेम है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉमन कर लेके ऐड कर लेंगे। तो जैसे ही कॉमन करके आप ऐड करोगे तो हो जाएगा 0 से लेकर के π/2, ऊपर कितना हो जाएगा, sin x प्लस कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर उनका सेम है। यहाँ भी कितना हो जाएगा, sin x प्लस कितना हो जाएगा, cos x कितना हो जाएगा, dx। ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल, i प्लस i कितना हो जाएगा, 2i। देखो यहाँ सब ध्यान से, i और ये जुड़ा था ना, कितना हो गया, 2i हो गया, एंड देन 2i जस्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 और कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 1 dx हो गया। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, 2i इक्वल टू क्या कर लेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा 0 से लेके कितना, π/2, तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखो π/2 माइनस 0 मतलब 0, इस 2 से डिवाइड कर दो तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। तो बेसिकली इस सवाल का जो आंसर है यही मिल जाएगा आपको। अब देखो ध्यान से, इस सवाल का जो इस प्रॉपर्टी की हम लोग यूज करके क्या किया, बहुत ही इजी में लगा लिया। तो इसका मतलब यह हो गया, आपको देखने को मिल गया कि जो भी इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होगी, तो इसका मतलब हो गया कि उस क्वेश्चन को क्या करता है, इजी कर देता है ना। कहने का मतलब है कि अगर इसी को आपको ब्रेक करना होता तो आप क्या करते कि साइन में और इसमें एंगल में तोड़ते, ब्रेक करते, ताकि ये बहुत सिंपल बन जाता, या साइन को ऐड कर लेते, सब्ट्रैक्ट करके, इस तरीके से हम लोग क्या करते, इसको सॉल्व करते हैं। बात समझ में आ गया ना। इसका करने का तरीका ये है, देखो अभी सिंपली करना होता तो क्या करते, 2 का ऊपर 2 का नीचे मल्टीप्लाई करवा देते, 2 साइन हो जाता है, कास को एक बार ऐड कर लेते और कास को एक बार माइनस कर लेते, कास के साथ एक बार साइन हो जाता और एक बार प्लस कास के साथ माइनस साइन और दूसरे कास के साथ साइन हो जाता, ठीक है ना। तो ये आपका सवाल आ चुका है, पहले ही आ चुका है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे बेसिकली करके छोटे सवालों को लगा सकते हैं ना। चलिए इसी बेस पे एक छोटा सा सवाल और बताता हूं मैं आपको, देखिएगा, ध्यान समझिए। एक क्वेश्चन और बताते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी इंपॉर्टेंट होंगे, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा, समझ गए। चलो अब बेसिकली समझो ध्यान से। आप एक छोटा सा सवाल लेता हूं कि ऐसे लेता हूं π/6 π/3, ठीक है, 1 अपॉन में 1 प्लस यहाँ पे लिख लेता हूं tan x, क्या लिख लेता हूं, tan x dx, ठीक है। इसका भी आंसर कितना आएगा, π/4 आएगा। बेसिकली समझो ध्यान से कि π/6 प्लस π/3 को जोड़ोगे तो 90 डिग्री आ रहा है, मतलब 90 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इस वाले क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, i इक्वल टू यहाँ से कितना है, π/6 लेकर के क्या है, π/3 है, इसे हम साइन कास में ब्रेक कर लेंगे तो 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, देखिएगा 1 प्लस कितना साइन x अपॉन में कास x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कास x dx हो जाएगा।
cos x का यहाँ मल्टीप्लाई करके ऊपर लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा पाई बाई 6 से लेकर के पाई बाई 3 तो चला जाएगा cos ऊपर चला जाएगा तो cos x अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में कितना हो जाएगा कि cos x हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे नहीं, यहाँ पे cos लिख लेते हैं, cos x हो जाएगा, यहाँ पर dx हो जाएगा, ठीक है। इस cos को मैंने ऊपर भेज दिया तो काम खत्म हो जाएगा। अभी देखो ध्यान से, यहाँ पर ये i इक्वल टू है। अब हम क्या करेंगे, बाई प्रॉपर्टी नंबर 4 करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 मैंने आपको बताया है कि क्या होता है, बाई प्रॉपर्टी नंबर 4। अब बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, i इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 6 लेकर के पाई बाई 3। अब दोनों को जोड़ करके इसमें माइनस करेंगे तो ये समझो ध्यान से कि 60 हो गया और 30 हो गया, 60 हो गया। 30 और 60 को जोड़ोगे कितना आएगा, 90 ही आएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि cos पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा cos पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस कितना साइन पाई बाई 2 माइनस कितना मिल जाएगा आपको x dx मिल जाएगा। अब मुझे आप बताओ कि cos 90 माइनस क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो i इक्वल टू आपको देखने को मिल जाएगा पाई बाई 6 से लेकर के पाई बाई 3 तक कितना मिल जाएगा, यहाँ पे आपको साइन मिल जाएगा, साइन x, नीचे कितना मिल जाएगा साइन x प्लस कितना हो जाएगा cos x dx हो जाएगा। अब बेसिकली इसको अगर आप इक्वेशन नंबर इसको यहाँ से देखिएगा, पहला मान रहे हैं तो इसको दूसरा मान लीजिए, ठीक है ना। तो बेसिकली एडिंग द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट 2i is equal to 0 to limit is given that 5 by 6 to पाई बाई 3 कितना हो जाएगा साइन x अपॉन में, देखो ध्यान से मैं एक बार में ही कंक्लूड कर ले देता हूँ, ठीक है ना। cos x dx हो जाएगा प्लस दूसरी टाइम क्या हो जाएगा पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 लिमिट गिवन दैट एंड cos x अपॉन में कितना हो जाएगा एंड देन साइन x प्लस cos x dx हो जाएगा, ओके। तो बेस आर सेम एंड देन न्यूमरेटर इज ऐड, तो 2i is equal to given that पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 एंड साइन एक्स प्लस cos x हो जाएगा, साइन एक्स प्लस cos x हो जाएगा। अपॉन में कितना लिखने को मिलेगा कि साइन x प्लस कितना मिल जाएगा cos x dx हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या मिल गया, कट गया आपस में, जैसे ही कटा तो कितना मिल जाएगा आपको देखने को, यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा 2i इक्वल टू पाई बाई 6 से लेकर के पाई बाई 3 कितना मिल जाएगा 1 dx मिल जाएगा ना। अब 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x होता है, यहाँ पर उठाकर रख दो आप ध्यान से, तो कितना मिल जाएगा 2i इक्वल टू, यहाँ पर देखो पाई बाई 3 माइनस क्या मिल जाएगा पाई बाई 6 मिल जाएगा, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x आएगा इसका इंटीग्रेशन। तो जैसे ही इसमें आप माइनस करोगे क्या मिल जाएगा आपको देख लो ध्यान से, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो जाएगा 2i, यहाँ समझो ध्यान से 2i इक्वल टू पाई बाई 3 माइनस इतना, तो 6 एलसीएम हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो क्या बच जाएगा पाई बाई 6 बचेगा। तो देखो यहाँ पे ध्यान से i इक्वल टू कितना जाएगा पाई बाई 6 6 2 जाएगा कितना जाएगा 12, इसका भी आंसर कितना हो जाएगा पाई बाई 12 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको। यहाँ पर अगर यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर tan होता है, यहाँ पे cot होता है, यहाँ cot होता है, यहाँ पे tan होता है, सेम फिनोमेना ऐसे ही लगते हैं। वहाँ पर अगर 0 टू पाई है तो उसका पाई बाई 4 आता है आंसर। तो आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना है, समझ में आ गया नहीं आ गया। अब देखो यहाँ पर ध्यान से अच्छे से समझना है कि एकदम बारीकी से हर प्रॉपर्टी को आपको याद होना चाहिए, तभी जाकर के आप क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चनों पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। और आराम से आप पढ़िएगा, क्योंकि आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर हम हैं तो आपको पूरी प्रॉपर्टी अच्छे से समझाएंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा कि इसके जितने भी बेस क्वेश्चन होंगे वो आएगा, ठीक है ना। और आपका जो है जल्दी से ही कल मंडे को आपको प्रीवियस क्वेश्चन आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।